नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और इन राज्यों में जो आरक्षित सीटें हैं यानी रिजर्व सीटें हैं, उन पर हमारा फोकस होगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रायपुर से दिवाकर मुक्तिबोध जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिवाकर मुक्तिबोध, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जुड़ गए हैं। सुधीर सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दलित चिंतक, कवि और पत्रकार राहुल नागपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल नागपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल नागपाल, आपके पास आते हैं। आप दलित चिंतक हैं, इस समाज से हैं और इस समाज के बारे में बखूबी आप जानते हैं। तो जरा ये बताएं कि अब आज की डेट में अगर दलित राजनीति को सामने रख के आपको कहा जाए कि 2 लाइन में इसे परिभाषित करें, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, 2 लाइनों में परिभाषित करने वाली अगर बात है फैज भाई, तो मैं कह सकता हूँ निसंकोच रूप से कि वर्तमान समय में दलित समाज जो है वो हाशिए पर खड़ा है। अ, जिन लोगों से एक अच्छी राजनीति करने की उम्मीद थी, वो लोग जो काशीराम की राजनीति थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी थी, जो पूरे अम्बेडकरी आंदोलन था, वो बहुजन राजनीति में, खास तौर से दलित राजनीति में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह सकते हैं कि मायावती के थोड़ा-सा हाशिए पर चले जाने से तो दलित समाज में कहीं न कहीं चिंतन है। और इस समय ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुजन समाज में, खास तौर से जो दलित समाज है, वो एक तरीके से अपने आप को समझ रहा है कि वो राजनीति में कहीं न कहीं ढुलमुल रवैया वाली स्थिति में है। वो सोच रहा है कि वोट बसपा को दे, वोट कांग्रेस को दे, बीजेपी से त्रस्त है तो जाए कहाँ? बहन जी जिस प्रकार से मतलब एक तरीके से सेफ कॉर्नर लेकर के राजनीति कर रही है, तो दलित समाज जो है वो कहीं न कहीं सोच रहा है, विचार कर रहा है 2024 की बात में हुई। और जिन 3-4 राज्यों का ज़िक्र आपने किया, उन 3-4 राज्यों में वो सोच रहा है कि बसपा को वोट देकर के बसपा को मजबूत करें, फिर 2024 में दोबारा सोचेंगे किसको वोट करें। तो दुविधा की स्थिति बनी हुई है अभी कहीं न कहीं। अच्छा, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 59 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो विधानसभा की 230 सीटें हैं और यहाँ 82 यानी 82 सीटें रिजर्व हैं और एससी एसटी समाज के लिए। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं और यहाँ जो रिजर्व है सीटें, वो एससी एसटी के लिए 39 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से एसटी के लिए 29 सीटें हैं और एससी के लिए 10 सीटें हैं। सुधीर सक्सेना, आपके पास आ रहा हूं। सुधीर सक्सेना, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, स्पेशली मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 82 इसमें से रिजर्व सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा अच्छा था यहां। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए फैज साहब, मध्य प्रदेश में आदिवासी लिहाज से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है। और जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब मध्य प्रदेश में कई बड़े आदिवासी नेता थे, जिनमें दिलीप सिंह भुरिया, वसंतराव उइके, नेताम बंधु और मूर्ते बंधु, अनेक नेता थे। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का ऐसा कोई सशक्त या सर्वमान्य नेता नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फक्कल सिंह कुलस्ते को उनके लिए मंडला से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन उनका चेहरा ऐसा नहीं है जो आदिवासियों में बहुत ज़्यादा मान्य हो, प्रतिष्ठित हो या उनको पूरे मध्य प्रदेश में पहचाना जाता हो। आपने जैसे की बात की कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में 82 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 जी 47 सीटें। तो इनमें से आपने कहा, जैसा कि बिल्कुल सही है, कि पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उसका एक बड़ा कारण ये था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला था और 47 सीटें वो लोग जीत के आए, जबकि उसके मुकाबले 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने सफलता दर्ज की थी। लेकिन इस बार परिदृश्य बदला हुआ है और ये मान के चलिए कि आज भी 82 यानी समझ लीजिए 230 में से 82, 1/3 से अधिक सीटें आरक्षित सीटों में आती है। जैसा कि मैंने कहा, आदिवासी क्षेत्रों में भी दोनों दलों के प्रति कहीं ना कहीं
विद्रोह की भावना है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मंच नहीं है जो आदिवासी वोटों के बारे में यह दावा कर सके कि आदिवासी समाज उसकी उसके पक्ष में खड़ा है या उसकी हिमायत में है। इसके विपरीत बस्तर में स्थिति थोड़ी भिन्न है। वहाँ पर वहाँ अरविंद नेता के एक अलग मंच बनाया है अपना। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद गोंगपा बिखर गई और उनके अध्यक्ष की बेटी मोनिका भट्ट ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले में आता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। लेकिन इसके विपरीत आश्चर्यजनक तौर पर इस बार बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में अनुमान था कि मायावती के हाशिए में जाने के बाद बसपा शून्य हो जाएगी या बहुत पिछड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुकाबले में हैं और वो कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं तथा उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफलता अर्जित की है। अगर आप कहें तो मैं उन सीटों के नाम बताना चाहूंगा। नहीं, आएंगे, जब अगली बार आएंगे आपके पास। अभी दिवाकर मुक्ति बोध से सवाल कर लें, उसके बाद जब आगे आएंगे आपके पास तो आप इसके बारे में तफसील से बता देंगे, विस्तार से बता देंगे। दिवाकर मुक्ति बोध, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 39 सीटें यहाँ SC/ST के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 90 में से 39 मायने रखता है। क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है इन 39 सीटों पर? क्या असर छोड़ता दिखाई दे रहा है ये 39 सीटें चुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव में बात करें तो यहाँ अंतिम सीटें जो है आदिवासी क्षेत्रों की सीटें सरगुजा और बस्तर की, और जो बाकी 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए है। तो वही इस 39 सीटों में से कांग्रेस के पास मौजूदा समय में 31 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3। तो वो सिनेरियो हम देखते हैं। पिछला जो चुनाव था बड़ा प्रत्याशित नतीजे आए थे, हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी जो लहर इतनी तेज थी, इस लहर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बह गई। लेकिन आज जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है। अब भारतीय जनता, हालांकि 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी बहुत इस तरह से निष्क्रिय बनी रही, लेकिन 1 साल के बाद जब चुनाव के लिए महज 1 साल बाकी था तो थोड़ी सक्रिय हुई, और अभी वो एक तरह से देखा जाए तो लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी। तो ये मान सकते हैं कि बस्तर में भी कांग्रेस का जो 12 की 12 सीटें जो उन्होंने जीती थी, सरगुजा की 14 की 14 सीटें उन्होंने जीती थी, तो वो जो स्थिति जो है वो अब लगभग कई जगह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है, कई जगह सीधा मुकाबला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार जो है फाइट जो है इन दोनों आदिवासी क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच तगड़ा है। इसमें कुछ जगह त्रिकोणीय संघर्ष की भी स्थिति है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है मुकाबला जोरदार रहेगा। काफी दिलचस्प होगा। राहुल नागपाल, हम लोग 3 राज्यों पे अभी बात कर रहे हैं, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम लोग 3 राज्यों पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने आंकड़े बताए, आपने भी सुने ही होंगे कि SC/ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पहला सवाल किया था तो आपने कहा था कि जो इस समाज के लोग हैं, खास करके रिजर्वेशन के लिए जो वोट डाले जाते हैं, उस समाज के जो लोग हैं, चाहे वो दलित समाज से हो या फिर आदिवासी समाज से हो, कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये कन्फ्यूजन क्यों है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जितना मैं समझता हूँ दलित राजनीति को, जितना मेरा काम है, एक देखिए दलित राजनीति में अगर मध्य प्रदेश में किया जाए तो मध्य प्रदेश में एक दौर था 2008 के आसपास, जब फूल सिंह बरैया वहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी के बड़े मजबूत नेता हुआ करते थे। आपके चौधरी साहब बड़े मजबूत नेता हुआ करते थे। फूल सिंह बरैया के जाने से बसपा कमजोर हुई। उसके बाद में बसपा ने अभी हाल ही के दिनों में अगर आप देखेंगे तो अपने बहन जी ने अपने भतीजे आकाश तारंग को वहाँ पर उतारा है। दोनों तीनों स्टेटों में वो घूम रहे हैं और युवाओं में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमें जो लग रहा है, तो हम देख रहे हैं, वो इतना तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो वोटर है शेड्यूल कास्ट का, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित था, काशीराम साहब के आइडियोलॉजी से प्रभावित था, जिसने फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझा था, जो इस देश के बंधुवादी सिस्टम से त्रस्त होकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अब आपको कहीं ना कहीं मन में ये है कि हम, ऐसा तो नहीं है, एक समय पर देखा होगा फैज भाई आपने कि भारत का जो मुस्लिम वोटर है वो ये सोच कर वोट करता था कि उस पार्टी को वोट करना है कि जो बीजेपी को हरा दे।
कहीं ना कहीं मन में ये बात रहती थी। आज की स्थिति में आप देखेंगे कि जो दलित समाज का वोटर है, आप चाहे उत्तर प्रदेश को उठा लो, मध्य प्रदेश को उठा लो, छत्तीसगढ़ को उठा लो, राजस्थान को उठा लो, अन्य स्टेटों को उठा लो, वहाँ का जो दलित समाज का वोटर है वो ये सोच कर वोट कर रहा है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, हमको किसी को वोट करना है। तो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा नहीं करेगा, आकाश आनंद को वहाँ काम करना कितना सफल होगा कितना सफल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्म में। लेकिन मैं भी जितना घूमा हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। वो चाह रहा है कि बीजेपी से मुक्ति मिले किसी भी हाथ में, और वो चाहे कि कांग्रेस आ जाए और बसपा को अगर बढ़त मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बसपा कहीं ना कहीं लेकिन उतना उस लेवल पे काम नहीं कर रही जी जी, काम लेकिन करनी हम बसपा का जिक्र कर रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि अभी सुधीर सक्सेना कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बसपा का असर है और वहां बसपा का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, तो बसपा की हाशिए पर तो है नहीं इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। फैज भाई बसपा हाशिए पर नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ इस बात को। आकाश आनंद के आने से युवाओं में थोड़ा सा आकाश आनंद को लेकर क्रेज है, लेकिन जिस जिस उद्देश्य के लिए बसपा बनी थी और 2023 में अगर हम बात कर रहे हैं तो बसपा को बहुत आगे होना चाहिए था। बसपा वहां नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ की 4-4 बार सरकार रही है, वहां पर आप देखेंगे, हमने आपके साथ साथ काम किया है तो आपको पता है जो किस प्रकार से बसपा फेल हुई और किन कारणों से बसपा फेल हुई। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेना जी कह रहे हैं कि वहां पर बसपा कुछ पॉइंटों पर बसपा बहुत मजबूत है, मुझे भी बताया लाल सात पिछली बार 7-8 सीटें वो जीती थी और शायद 20 से 25 सीटों पर वो सेकंड नंबर पर रही थी। तो 30-35 सीटों पर बसपा की दावेदारी है, नो डाउट, ये सच्चाई है। अगर बेहतर तरीके से वह काम किया जा सकता करती बसपा तो और भी अच्छे रिजल्ट आने की संभावनाएं थी। लेकिन भविष्य के गर्भ में हो सकता है रिजल्ट पहले से बेहतर आए, हो सकता है रिजल्ट पहले से बेहतर ना आए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखते हैं क्या होगा चुनाव के बाद परिणाम क्या। नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियों की निगाहों से डिफिनेशन हुआ या राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ये डिफिनेशन हुआ। अगर जनता की निगाह से इसे डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम इसे? क्योंकि नेताओं पर ही जनता भरोसा करके आगे चलती है, उन्हीं की बात को मानती है जनता। लेकिन कई ऐसे चेहरे सामने आ गए हैं, दलित नेताओं की अगर बात करें, आदिवासी नेताओं के बारे में अभी सुधीर सक्सेना बता रहे थे, मुक्तिबोध साहब भी बता रहे थे। तो ये जनता की निगाह से अगर इसे देखने की कोशिश की जाए, कैसे देखेंगे? जनता की नजर से देखिए, अगर आपको अगर मेरा जो वर्क है दलित मूवमेंट पे, मैं ये कह सकता हूँ कि एक दौर था भाई के मायावती जी के इशारे पर वोट पड़ता था, मायावती के कहने पर वोट पड़ता था। अगर हम घोषी उपचुनाव को देख ले, अगर हम और उपचुनावों को देख ले, तो हमको ये पता चल रहा है कि आज की तारीख में दलित समाज का जो वोटर है, खासतौर से जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा, जो राजनीति को समझता है, वो कहीं ना कहीं अब किसी के इशारे पर वोट डालने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है बहुत अच्छे ग्राउंड लेवल पर देखा, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद भी वो स्थिति नहीं बन पा रही है कि बहन जी के सारे पर वोट पड़ जाए। तो जिस आम जनमानस की आप बात कर रहे हो, आम जनमानस के मन मस्तिष्क में भी ये बात है, जो या तो ये कहीं को रूमर फैलाया गया बीजेपी के द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा, करे मायावती तो निकलती नहीं है, मायावती तो घर में बैठी रहती है, ट्विटर पर राजनीति कर रही है। इन सारी चीजों से बसपा के वोटर के दिमाग में, दलित समाज के वोटर के दिमाग में, जो बसपा को पसंद करता था, उसके मन मस्तिष्क में निराशा है निश्चित रूप से। क्या वो निराशा को तोड़ के आगे बढ़ेगा? क्या बहन जी उसको उस निराशा को तोड़ करके कुछ या लोगों उसका कोई सब्स्टिट्यूट सामने आएगा, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट सामने आएगा? चंद्रशेखर सामने है और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। भविष्य में अभी निकट भविष्य में नहीं लग रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूट है वहां पर। अभी बहन जी है और जब तक बहन जी राजनीति कर रही है, लोग कुछ बसपा को वोट करेंगे, कुछ कांग्रेस को वोट करेंगे, कुछ चंद्रशेखर आएगा वो भी वोट काटेगा। लेकिन जिसको कहा जाता था कि भारत में सबसे मजबूत वोट बसपा का है, वो वोट बसपा का अब नहीं रहा है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बुलंदशहर लोकसभा, बुलंदशहर विधानसभा की 70 सीट, 1,10,000 जाटव वोट, 70% वोट पड़ा वहां पर, तो 77,000 जाटव वोट पड़ा। प्रत्याशी को 19,000 मिला। लोनी विधानसभा पर 90,000 जाटव वोट, मुस्लिम प्रत्याशी था, प्रत्याशी को 23,000 मिला। तो वोट नहीं बढ़ रहा है बसपा को। बसपा का जो कोर वोटर है वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को वोट कर दो, कांग्रेस को वोट कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो, बहन जी तो बेटी होगी। तो वो बहुत सारी बातें बसपा के वोटर के मन मस्तिष्क में है, जिससे बसपा के वोटर को निकालना, बसपा के नेताओं को काम करना चाहिए। चलिए सुधीर सक्सेना, आपने देखा राहुल नागपाल किस तरह से परिभाषित कर रहे थे इन सब चीजों को, क्या कहना आप उस वक्त चाह रहे थे, उसका जवाब दे दें। और राहुल नागपाल ने जो बात कही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, राहुल जी ने जो कहा है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ और सहमत हूँ मोटे तौर पर। और ये आप मान के चाहिए कि आज़ादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों पे आप नजर डालें तो हरिजन आदिवासी वोट बैंक मुख्यतः कांग्रेस से जुड़ा हुआ था।
बाद में वो कांग्रेस से छिटका। काशीराम के प्रदर्शन में उभरने के बाद और मायावती के नेतृत्व के बाद बड़ी संख्या में जी आ, इनका वोट बैंक जो है उसकी ओर शिफ्ट हो गया था। लेकिन मायावती इस तरह से अपने वक्त के तकाजे को पूरा करने में विफल रही और उन्होंने जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार के खिलाफ अपनी भूमिका का सम्यक निर्वाह नहीं किया, उससे एक बार फिर जो है इनका वोट बैंक लगातार बिखरता जा रहा है। लेकिन एक आश्चर्यजनक तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर बसपा की जड़ें मजबूत है। और इस बार मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे कि बता दें। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता वहां रहे और रुस्तम सिंह IPS थे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। उनके बेटे ने मुरैना में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह, उन्होंने बसपा ज्वाइन की है। रत्नाकर चतुर्वेदी ने सतना में बसपा ज्वाइन की है। संजीव कुशवाहा MLA थे, उन्होंने बसपा ज्वाइन की है। तो इस तरह से अनेक नाम है जो ये बताते हैं कि बसपा का आकर्षण बिल्कुल शून्य नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर मायावती या बसपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ध्यान दिया होता, अपना कानून तैयार किया होता या तैयारी की होती, तो बसपा यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी और तीसरी ताकत के तौर पर उभर सकती थी। अब जैसे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में देखें, रैगांव में देवराज अहिरवार, सतना में रत्नाकर चतुर्वेदी, लाहौर में रसाल सिंह, गुन्नौर में देवी दीन, बंडा में रंजोर सिंह, निवाड़ी में अवधेश राठौर, सिरमौर में मिगी पांडे, चौथर में देवेंद्र सिंह, पौड़ी में प्रद्युम्न सिंह, सेवड़ा में लाखन सिंह, दिल्ली में जहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और प्रभावशाली नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वहाँ पर एक्स MLA बलवीर दंडोतिया खड़े हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। और कहना मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। इसी तरह से विजयपुर में धारा सिंह, शिवपुर में बिहारी लाल और भिंड में एक्स MLA संजीव कुशवाहा बसपा के उम्मीदवार हैं। मुरैना में मैंने बताया कि सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा का दामन थामने के बाद वहाँ अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण नेता है कांशीराम पटेल, वो राजनगर से और नागौद से यादवेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है। लेकिन दिक्कत ये है कि जी देश में कंप्लीट कर। चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या अनुसूचित जाति समुदाय हो, उसके पास कोई महत्वपूर्ण या ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो इनको गोलबंद कर सके, इनका नेतृत्व कर सके और जिसकी आवाज पर ये समाज एकत्र हो सके। जी, ये खालीपन हो गया है। दिवाकर मुक्तिबोध, छत्तीसगढ़ के हवाले से बात की जाए, क्या कहेंगे? आपने सुना राहुल नागपाल ने किस तरह से इसे परिभाषित किया, और सुधीर सक्सेना जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के बारे में बताया और उन्होंने कुछ हद तक इत्तेफाक में रखा जो राहुल नागपाल ने बातें कही। आप क्या कहेंगे? जी दिवाकर मुक्तिबोध। और देखिए बहुजन समाज पार्टी की बात में जो जी तो छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव हुआ था 2003 में। 2003 में पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई बनादार नहीं रहा। छत्तीसगढ़ बदलने से जरूर उन्होंने अच्छा किया, बदल से अलग होने में वो चला पाई जैसे फिर भी कम से कम 3% 3.5% के हिसाब से उनको वोट मिलते रहे और उन्होंने 2 या 3 सीटें 2 या 3 सीटें उनको मिलती रही छत्तीसगढ़ में। पिछले चुनाव में भी 2 सीटें उनको मिली, लेकिन इससे ज्यादा वो ये पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मूल कारण मैं ये समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, जो संगठन का सेटअप होना चाहिए, वो संगठन का सेटअप यहाँ कभी बना नहीं। इस संगठन का सेटअप इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ नेतृत्व का अभाव रहा। जो नेतृत्व था वो या तो भारतीय जनता पार्टी के पास था मजबूत नेतृत्व, या फिर कांग्रेस के पास में। ये समाज से जो नेतृत्व छत्तीसगढ़ में उभरना चाहिए था वो नेतृत्व नहीं उभरा। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ से जो है हालांकि ये जो 10 सीटें हैं अनुसूचित जाति की, ये सीटें जो है अमूमन कांग्रेस के पास हमेशा रही है, चाहे 2003 का चुनाव हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2013 का। तो अभी 18 की बात करें तो 10 में से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है। तो हम ये मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में है जरूर, पर उतना मजबूत अस्तित्व यहाँ नहीं है। और जैसा मैंने कारण आपको बताया, इसका उसकी मूल वजह यही है कि यहाँ लीडरशिप का अभाव है। लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, जबकि
राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए हैं। जी। लेकिन एकदम छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि पीसीआर से इशारे मिलने शुरू हो गए वाइंड अप करने के लिए। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या वहां भी जो वोटर्स हैं, खास करके SC ST समाज के जो वोटर्स हैं, उनमें भी कोई कंफ्यूजन है इन सब चीजों को लेकर के, जैसे और दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है, या फिर वो बटे हुए हैं सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में? जी, ये छोटा बटे जवाब। हुए हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सपा के दलित समाज की हम वोटरों की बात करें, उनमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं और बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस के पास है, SC ST का। जी। राहुल नागपाल, एक लाइन में जवाब चाहूंगा आपसे और वाइंड अप करना है मुझे। क्या भविष्य दिख रहा है आपको दलित समाज के लोगों के लिए, खास करके चुनावी मैदान में या राजनीति में? अभी बहुजन खास तौर से जो दलित समाज है, दलित समाज की का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और अभी मुझे लग रहा है कि बसपा या तो पूर्ण रूप से आकर के काम करे क्षेत्र राजनीति के क्षेत्र में, और अगर बसपा जिस रास्ते पर चल रही है, तो बसपा आने वाले समय पे धीरे धीरे करके समापन की ओर है, और नया राजनीतिक चेहरा भी कोई ऐसा नहीं है जिसको समाज विश्वास कर सके। तो बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुधीर सक्सेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर मुक्तिबोध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल नागपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से जो दलित समाज के वोटर्स हैं या आदिवासी समाज के वोटर्स को भी इसमें शामिल किया जाए तो काफ़ी कंफ्यूजन है। दलित चिंतक राहुल नागपाल का ये साफ कहना है, और अपने अपने तरीके से सभी ने परिभाषित करने की कोशिश की है। हमने 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम भी इसमें शामिल है और तेलंगाना भी शामिल है, लेकिन हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जिक्र किया। उसकी वजह यह कि हिंदी बेल्ट राज्य है यहाँ, तो इन सब राज्यों में खास करके कास्टिज्म का बड़ा असर रहता है, इसलिए हमने कोशिश की है कि इस पर फोकस किया जाए। हालांकि आवश्यकता होगी तो और दूसरे राज्यों तेलंगाना और मिजोरम पर भी हम बात जरूर करेंगे। तो आपने सभी मेहमानों की बातों को सुना है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो बात सुन करके आपके अंदर जो विचार आया है मन में, आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। और हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।